हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा 5वां चैप्टर कंप्लीट हो गया था, शुष्क खेती वाला। उस चैप्टर में अपन ने शुष्क खेती के बारे में, असिंचित खेती के बारे में, फसल चक्र के बारे में, मिश्रित फसल के बारे में, इन सभी के बारे में अपन ने चर्चा की। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, छठा चैप्टर। छठे चैप्टर का नाम है फसलोत्पादन। यानी इस चैप्टर के अंदर सभी क्रॉप्स के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अनाज वाली क्रॉप्स अलग है, दाल वाली क्रॉप्स अलग है, मसाले वाली अलग है, रोकड़ फसल अलग है। यानी सभी फसलों के बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन इस चैप्टर में अनाज वाली फसलें पढ़ेंगे। कौन सी? अनाज बोल दो या खाद्यान्न वाली फसलें बोल दो। खाद्यान्न यानी कहने का मतलब अपन जैसे अनाज में आपको बताऊं, धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, गेहूं है, ये सारी खाद्यान्न क्रॉप्स के अंदर आती है, अनाज वाली फसलों के अंतर्गत आती है। साथ के साथ इनको उतारते जाना बेटा। पाठ का नाम डाल लो, अध्याय नंबर 6। कौन सा अध्याय? अध्याय नंबर 6। अध्याय नंबर 6 के पाठ का नाम डालो बेटा, फसलोत्पादन। वीडियो नंबर 20। वीडियो पाठ का नाम है अध्याय 6 फसलोत्पादन। इसमें सबसे पहले अपन अनाज वाली फसल पढ़ेंगे। कौन सी? अनाज वाली फसलें। कौन सी क्रॉप है ये? अनाज वाली फसल। अनाज वाली फसलें बोल दो या खाद्यान्न फसल बोल दो, ब्रैकेट में लिख दो खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल। सबसे पहले जो फसल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा अपन धान। कौन सी फसल? धान बोल दो या चावल बोल दो। धान का जो बॉटनिकल नेम है, वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा। क्या है? ओराइजा सेटाइवा। क्या है धान का बॉटनिकल नेम? ओराइजा सेटाइवा। इसका जो कुल है यानी फैमिली, शॉर्ट नेम लिख लो चाहे, बॉटनिकल नेम और इसका फैमिली। फैमिली इसकी पहले ग्रेन नहीं हुआ करती थी। पहले क्या होती थी? ग्रेन, यानी कि पोएसी। पोएसी लिख लो और ब्रैकेट में क्या लिख लो? ग्रेन। पहले इसका जो कुल था, धान का जो फैमिली थी, वो पहले ग्रेन नहीं थी पहले की किताबों में, लेकिन अब जो नई किताबें आई हैं उनमें इनका कुल क्या है? पोएसी। अब
अब आती है उत्पत्ति स्थान की बात, ओरिजिन। इसका जो ओरिजिन है, उत्पत्ति स्थान है, वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया। दान का वैज्ञानिक नाम, बॉटनिकल नेम कोराइजस सेकेवा। फैमिली की बात करें तो पोएसिया ग्रेवनी, और ओरिजिन की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब इसका महत्व क्या है, देखो खाद्यान्न फसलों में सबसे प्रमुख फसल है, महत्व लिखो उसमें, खाद्यान्न फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल है। खाद्यान्न फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल है। चावल में 77 से, चावल में स्टार्च की मात्रा, लिखो चावल में स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। चावल में स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। चावल में 77 से 79% पर लिखता हूं। चावल में 77 से 79% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 77 से 79% कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। धान का उपयोग धार्मिक स्थल, यानी कोई भी अपन धार्मिक कार्य करते हैं उसमें चावल का उपयोग जरूर होता है। चाहे कोई सा भी कार्य करो उसमें क्या नाम से चावल का उपयोग होगा। धार्मिक उत्सवों एवं पर्वों में, धार्मिक उत्सवों एवं पर्वों में किया जाता है। दान की जो पुआल होती है, यानी दान का जो भूसा होता है, उसकी क्या नाम से कांच की सामग्री को पैक करने के काम में लिया जाता है। देखो दान की पुआल का उपयोग कांच वाली सामग्रियों को पैक करने में किया जाता है। ये हो गया इसका महत्व, यानी जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण फसल है। और इसमें चावल के अंदर स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। चावल के अंदर 77 से 79% कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और जो धान की पुआल होती है इसका उपयोग जो अपन कांच वगैरह की सामग्री होती है उनको पैकिंग करने के काम में लिया जाता है। जैसे ये अपने टाइल वगैरह, वास्पिजल वगैरह और ये सीट वगैरह आती है, तो इनका इसमें उनको वो टूटे ना, इसके लिए उनके बीचों में क्या दे दिया जाता है? धान की पुआल दे दी जाती है।
अब पढ़ेंगे इसकी जलवायु। धान के लिए कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है? उष्ण एवं नम। कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है? उष्ण एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। नीचे लिखो जलवायु। क्या लिखोगे? जलवायु। जलवायु लिखो इसमें धान के लिए उष्ण एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। धान के लिए उष्ण एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। धान की जो वृद्धि के लिए, यानी धान की वृद्धि के लिए तथा पकने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। देख लो, धान की अच्छी पैदावार के लिए, धान की अच्छी वृद्धि के लिए धान की अच्छी वृद्धि के लिए तथा पकने के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। यानी धान के लिए कौन सी जलवायु? उसमें जलवायु की आवश्यकता होती है, और धान की अच्छी वृद्धि के लिए और पकने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अब पढ़ेंगे मृदा, यानी धान के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त रहती है? धान के लिए चिकनी मटियार दोमट मृदा। कौन सी मृदा? चिकनी मटियार दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। जलवायु के बाद में लिख लो मृदा। धान के लिए चिकनी मटियार दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। धान के लिए चिकनी मटियार दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। अब सर्वोत्तम क्यों मानी जाती है? क्योंकि धान में क्या होता है? पानी इकट्ठा रहता है। यदि अपन बलुई दोमट मृदा ले लेंगे तो पानी इकट्ठा रह सकता है क्या मृदा की सतह पे? नहीं रह सकता। इसलिए धान में अधिक पानी की आवश्यकता रहती है, पानी भरे रहने की आवश्यकता होती है। तो चिकनी मृदा होती है, इसके बारीक कण होते हैं, बारीक कण होने के कारण आपस में क्या रहते हैं? ये सटे हुए रहते हैं, जिसके कारण पानी नीचे की तह पे नहीं जा पाता है, उसमें आसानी के साथ अपन धान की फसल की पैदावार ले लेते हैं। अब आगे को खेत की तैयारी। इसकी तैयारी, खेत की तैयारी। खेत की तैयारी दो तरीके से की जाती है धान। एक तो सीधी बुआई के लिए और दूसरा होता है लेह युक्त रोपाई के लिए। एक तो सीधी बुआई के लिए और एक रोपाई के लिए। अब सीधी बुआई के लिए करते क्या है कि क्या नाम से धान की फसल की एक जुताई तो मिट्टी पलटने वाले हल से, 2 या 3 जुताई देसी हल से कर देते हैं। करने के बाद क्या करते हैं? समतल कर देते हैं। जैसे अपन फसल की बुआई करेंगे उससे 7 से 8-10 दिन पूर्व, 10 से 15 दिन पहले क्या करते हैं? खेत में पानी लगा देते हैं। अब खेत में पानी लगाने से क्या होता है? खरपतवार उग जाते हैं और उन खरपतवारों को बाद में क्या कर दिया जाता है? समाप्त किया जाता है। एक तैयारी तो ये होती है।
दूसरी रोपाई के द्वारा इसमें क्या किया जाता है कि 20 से 25 टन सड़ी गोबर खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देते हैं और इसमें क्या करते हैं कि क्या नाम से खेत में पानी लगा दिया जाता है। पानी लगाने के बाद उसमें जोत निकाली जाती है, जिससे क्या हो जाती है, लेह तैयार हो जाती है, यानी एक तरीके का घोल तैयार हो जाता है। ये दो तरीके होते हैं खेत की तैयारी के। लिखो, पहला लिखो सीधी बुआई के लिए, पहला वर्ड लिखो सीधी बुआई के लिए। लिखो इसमें धान की फसल के लिए, धान की फसल के लिए एक जुताई मिट्टी पर रखने वाले हल से मिट्टी पलटने वाले हल से 2 या 3 जुताई देसी हल से कर देनी चाहिए। 2 या 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से कर देनी चाहिए। उसके बुआई करने के 15 दिन पहले, बुआई करने के 15 दिन पहले बुआई करने के 15 दिन पहले खेत में पानी लगा देना चाहिए। खेत में पानी लगा देना चाहिए। उसके 8 से 10 दिन बाद, यानी जैसे अपन पानी लगाएंगे, सिंचाई कर देते हैं, पानी लगा देते हैं, जिससे किसका अंकुरण हो जाता है, खरपतवार का अंकुरण हो जाता है। लगा देना चाहिए जिससे खरपतवारों का अंकुरण हो जाता है, जिससे खरपतवारों का अंकुरण हो जाता है। जिससे खरपतवारों का अंकुरण हो जाता है और कल्टीवेटर की सहायता से कल्टीवेटर की सहायता से नष्ट करके मृदा को भुरभुरा एवं समतल बना दिया जाता है। भुरभुरा एवं समतल बना दिया जाता है। ये हो गया सीधी बुआई के लिए खेत की तैयारी, यानी धान की फसल के लिए 1 जुताई मिट्टी पर रखने वाले हल से और 2 जुताई देसी हल से कल्टीवेटर से कर दें। जैसे फसल की बुआई करेंगे उससे 15 दिन पूर्व क्या करेंगे, खेत में पानी लगा देंगे। अब खेत में पानी लगाने से क्या होगा, खरपतवारों का क्या हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा। और जैसे ही खरपतवारों का अंकुरण होगा तो कल्टीवेटर की सहायता से उन्हें क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे और मृदा को भुरभुरा एवं समतल बना देंगे। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे रोपाई के द्वारा। रोपाई में क्या करते हैं कि इस विधि में जो 25 से 30 क्विंटल
लगाने के बाद उसमें कल्टीवेटर की सहायता से उसमें जुताई गुड़ाई करके उसको भुरभुरा एवं समतल बना देते हैं। खेत में पानी जरूर लगाते हैं। लिखो इसमें दूसरे विधि लिखो खेत की तैयारी की रोपाई द्वारा। लिखो इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है। इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर्याप्त मात्रा में, यानी इस विधि का प्रयोग वहां लेते हैं कि जहां पर्याप्त मात्रा में क्या अवेलेबल होता है, वाटर अवेलेबल होता है या जल उपलब्ध रहता है। जहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है। इसमें 25 से 30 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाकर खेत को भुरभुरा एवं समतल, यानी इसमें खेत को भुरभुरा एवं समतल बना दिया जाता है। खेत को भुरभुरा एवं समतल बना दिया जाता है। भुरभुरा लेहयुक्त खेत को एवं समतल बना दिया जाता है। ये दो मेथड पढ़ लिया पढ़ने खेत की तैयारी में। अब पढ़ेंगे इसके उन्नतशील किस्में। क्या पढ़ेंगे? इनकी वैरायटी पढ़ेंगे, कौन कौन सी वैरायटी के काम में आती है। धान की सीधी बुआई की अलग होती है, रोपाई के लिए अलग होती है, और जो इसकी हाइब्रिड वैरायटी होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। सब वैरायटी क्या होती है कि अलग अलग होती है। सबसे पहले देखो हेडिंग डालो उन्नतशील किस्में। डालो उन्नतशील किस्में। सबसे पहले लिखनी है आपको सीधी बुआई के लिए। यानी धान की सीधी बुआई करनी है, उसके लिए अलग से किस्में होती है। जैसे बाला, दूसरी होती है पूसा, टू और टूवल। अब आता है दूसरे लिखो धान की रोपाई के लिए। धान की रोपाई के लिए जैसे माही है, सुगंधा है, रत्ना है, जया है। माही, सुगंधा, रत्ना, जया, चंबल, माही, सुगंधा, रत्ना, जया, चंबल, कावेरी,
बासमती 370, ये इसकी सारी दाल की रोपाई के लिए। अब तीसरी पढ़ेंगे अपन क्या नाम से, संकर किस्में, हाइब्रिड वेराइटी। संकर किस्में, ये भी संकर किस्में ही है और लेकिन इनकी खेती बुआई खेत के अंदर की जाती है। जैसे हाइब्रिड 10, हाइब्रिड 10 और हाइब्रिड 10, पंचसंकर धान 1, पंचसंकर धान 1, राइस, पूसा राइस, पूसा राइस, ये जो सारी वेराइटी है, हाइब्रिड 10 है, पंचसंकर धान 1 है और पूसा राइस है, ये आईसीआर नई दिल्ली के द्वारा, इसके द्वारा ये सारी वेराइटी कहां से निकाली गई, नई दिल्ली के द्वारा निकाली गई। देखो ये किसमें, पूसा नई दिल्ली, पूसा नई दिल्ली के द्वारा निकाली गई। ये हो गई दाल की उन्नत किस्में। सीधी बुआई के लिए बाला, पूसा 221, धान की रोपाई के लिए माही, सुगंधा, रत्ना, जया, चंबल, कावेरी, बासमती 370, संकर किस्में जैसे हाइब्रिड 10, पंचसंकर धान 1, पूसा राइस, ये किस्में कहां से निकाली गई, आईसीआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूसा नई दिल्ली के द्वारा ये वेराइटियां निकाली गई। इनका विकास कहां से हुआ, न्यू दिल्ली, पूसा न्यू दिल्ली से हुआ। अब पढ़ेंगे इसकी बीज दर। क्या पढ़ेंगे, बीज दर। धान की फसल की जो बीज दर होती है वो उसकी बुआई की विधि पर निर्भर करती है कि सीधी बुआई करेंगे या फिर रोपाई के द्वारा उसकी बुआई करेंगे, यानी कौन सा मेथड अपन काम में लेंगे बुआई के लिए, उस पर निर्भर करती है क्या, बीज दर उस पर निर्भर करती है। लिख लो इसमें बीज दर, अंग्रेजी में से बोलते हैं सीड रेट। क्या बोलते हैं, सीड रेट या बीज दर। लिखो, धान की फसल की सीधी बुआई के लिए, धान की फसल की सीधी बुआई के लिए 80 से 100 किलोग्राम, कितना, 80 से 100 किलोग्राम धान की सीधी बुआई के लिए 80 से 100 किलोग्राम तथा रोपाई के लिए 40 से 50 किलोग्राम, 40 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। यदि अपन दाल की सीधी बुआई करेंगे तो कितना बीज चाहिए, 80 से 100 किलोग्राम। और यदि अपन क्या नाम से रोपाई के द्वारा कर रहे हैं, पौध के द्वारा कर रहे हैं, तो उसमें बीज चाहिए 40 से 50 किलोग्राम। अब पढ़ेंगे अपन बीजोपचार। क्या पढ़ेंगे, बीजोपचार।
अब धान का बीज उपचार कैसे करेंगे? धान के अंदर थोथे बीज पाए जाते हैं, यानी हल्के बीज पाए जाते हैं। इनको निकालने के लिए क्या करते हैं कि 2% नमक के घोल में धोते हैं। अब 2% नमक के घोल के उपयोग करने से क्या होगा कि थोथे बीज होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, ऊपर की सतह पे आ जाते हैं, और भारी बीज कहाँ चले जाते हैं, उसमें पैने के अंदर बैठ जाते हैं। उनको बाहर निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद क्या किया जाता है कि उनको क्या नाम से फफूंदनाशी से क्या किया जाता है, उनका उपचार किया जाता है। उनके चाहे कार्बेंडाजिम हो, चाहे कोई भी फफूंदनाशी हो, चाहे मैनकोजेब हो, चाहे थायरम हो, कैप्टान हो, ये सारे क्या है, फफूंदनाशी दवाएं हैं। लिख लो। धान के थोथे बीजों को निकालने के लिए, धान के थोथे बीजों को निकालने के लिए नमक के 2% घोल का उपयोग किया जाता है। धान के हल्के बीज, धान के थोथे या हल्के बीज पानी की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, और भारी बीज पैंदे में बैठ जाते हैं। यानी हल्के बीज पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगते हैं और हल्के बीज कहाँ होते हैं, पैने के अंदर बैठ जाते हैं। धान में जीवाणु अंगवारी बचाव के लिए पढ़ लेता हूँ। धान में एक रोग लगता है जीवाणु अंगवारी, उसके बचाव के लिए क्या करेंगे, 2% कार्बेंडाजिम लिखो। धान में जीवाणु अंगवारी बचाव के लिए, धान में जीवाणु अंगवारी बचाव के लिए धान में जीवाणु अंगवारी बचाव के लिए 25 ग्राम घुलनशील फफूंदनाशी, 25 ग्राम घुलनशील फफूंदनाशी, कितनी, 25 ग्राम घुलनशील फफूंदनाशी जैसे करो बेटा, 25 ग्राम का करो, 25 ग्राम घुलनशील फफूंदनाशी 2% फफूंदनाशी 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से, प्रति किलो बीज की दर से उपचारित
कर देते हैं। फफूंदनाशी कोई सी ले लो, चाहे कार्बेंडिजिम हो, चाहे क्या नाम से स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो, कोई सी भी अपने इसमें उपयोग कर सकते हैं। धान के अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए उपचारित कर देते हैं। उसके बाद बीजों को 12 घंटे तक भिगोकर रखते हैं। कितने घंटे तक? 12 घंटे तक बीजों को भिगोकर रखते हैं ताकि अंकुरण क्षमता रखते हैं, जिससे बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए 1% बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी यदि हम अंकुरण क्षमता बढ़ानी है तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में 30 से 35 किलोग्राम बीज को 30 से 35 किलोग्राम बीज को 12 घंटे तक भिगोकर रखते हैं। 12 घंटे तक भिगोकर रखते हैं। यानी धान की क्या नाम से जब अपन बीजोपचार करेंगे तो धान के छोटे बीजों को निकालने के लिए क्या करेंगे? 2% नमक के घोल का उपयोग करेंगे। तो छोटे बीज कहाँ जाएंगे? पानी की ऊपरी सतह पर आ जाएंगे, और जो बारीक बीज होते हैं वो कहाँ बैठ जाते हैं? पैंदे में बैठ जाते हैं। उसके बाद धान में एक रोग लगता है जीवाणु अंगमारी रोग। उसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं? कार्बेंडिजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर देते हैं। इसके बाद बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए उसको 12 घंटे तक भिगो के रख देते हैं और जल्दी अंकुरण हो जाता है। यदि बीजों को और भी अंकुरण क्षमता में बढ़ानी है तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल बना के 30 से 35 किलोग्राम बीज को 12 घंटे तक भिगो कर रख देते हैं। उसके बाद उसकी क्या कर देते हैं? बुआई कर देते हैं। अब पढ़ेंगे बुआई का समय। बुआई को जो समय होता है वो धान की बुआई हमें 15 जून तक कर देनी चाहिए। कब कर देनी चाहिए? 15 जून तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। 15 जुलाई तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। इसमें धान की बुआई देखो, इसमें धान की बुआई या रोपाई 15 जुलाई तक 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए।
धान की बुआई या जो रोपाई होती है कब तक कर देनी चाहिए? 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। अब पढ़ेंगे बुआई की विधियां कि बुआई की कौन कौन सी विधि है, इन सभी के बारे में हेडिंग ला लो, बुआई की विधियां। बुआई की विधियां कौन कौन सी बुआई की विधियां हैं? आज अपन ने पढ़ लिया, छठा चैप्टर स्टार्ट कर दिया। कौन सा? छठा चैप्टर स्टार्ट कर दिया। बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा। इसके लिए साथ के साथ इनको याद करते चले जाना, थोड़े थोड़े टुकड़ों में याद भी हो जाएगा। आज अपन ने खाद्यान्न वाली फसलें स्टार्ट कर दी, यानी इसमें कई प्रकार की फसलें थी, खाद्यान्न वाली भी है, मसाले वाली भी है, दाल वाली भी है, रोकड़ भी है, ये सारी क्रॉप्स हैं इसमें। इसलिए आज अपन ने पहले स्टार्ट कर दिया था खाद्यान्न वाली फसल। इसमें अपन ने धान स्टार्ट कर दिया। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा, बॉटनिकल नेम। इसकी जो कुल है, फैमिली है, वो पोएसी है। उत्पत्ति स्थान बता दिया दक्षिणी पूर्वी एशिया। उसके बाद में अपन ने जलवायु पढ़ी, महत्व पढ़ा। महत्व क्या होता है? खाद्यान्न की सबसे प्रमुख फसल है कौन सी? धान। और धान को क्या नाम से? स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। और क्या नाम से? इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 77 से 79% होता है। उसके बाद में अपन ने जलवायु पढ़ी। धान के लिए कौन सी जलवायु चाहिए? उष्ण एवं नम जलवायु चाहिए। उसके बाद में अपन ने इसकी मृदा पढ़ी। मृदा कौन सी चाहिए? चिकनी, मनियार, दोमट मृदा इसके लिए चाहिए। उसके बाद में अपन ने खेत की तैयारी पढ़ी 2 तरीके से, एक तो धान की सीधी बुआई के लिए और दूसरी होती है धान की रोपाई के लिए। 2 विधि पढ़ी थी। सीधी बुआई के लिए तो क्या करेंगे? क्या नाम से? एक जुताई मिट्टी पलटने वाले से, 2 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करने के बाद क्या करेंगे? जैसे ही बुआई करेंगे उसे 15 दिन पूर्व पानी लगा देंगे। पानी लगाने से क्या होता है? खरपतवारों का अंकुरण हो जाता है, और खरपतवारों का अंकुरण होने से उनको क्या नाम से? कल्टीवेटर की सहायता से नष्ट किया जा सकता है। दूसरे मेथड में वहाँ उपयोग लेते हैं जहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी होता है, वहाँ पे उस मेथड का उपयोग किया जाता है, या रोपाई के द्वारा वाले मेथड का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में पढ़ने पड़ी उन्नतशील किस्में। 3 प्रकार की पढ़ ली, सीधी बुआई के लिए, रोपाई के लिए और संकर वैरायटी। सीधी बुआई के लिए तो 2 पढ़ी थी, पूसा और पूसा 221। फिर उसके बाद में पढ़ लिया अपन ने रोपाई के लिए रत्ना है, माही है, सुगंधा है, चंबल है, कावेरी है, बासमती है, बासमती 370 है, ये पढ़ी। फिर उसके बाद में संकर किस्में पढ़ी, पूसा राइस है, पूसा राइस हाइब्रिड 10 है। ये सारी कहाँ से निकाली गई? ICR से निकाली गई, न्यू दिल्ली से निकाली गई। उसके बाद अपन ने बीज दर पढ़ी। बीज दर क्या चाहिए? सीधी बुआई के लिए तो कितना चाहिए? 80 से 100 किलोग्राम, और रोपाई के लिए 40 से 50 किलोग्राम। उसके बाद अपन ने पढ़ा बीजोपचार। बीजोपचार में इसको पानी में भिगो देते हैं अच्छे उसके लिए, और उसके बाद में क्या कर देते हैं कि जीवाणुमारी रोग लगता है, तोते बीजों की निकाली 2% नमक का घोल, और जीवाणुमारी रोग के बचाव के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसको उपचारित कर देते हैं। उपचारित करने के बाद जल्दी अच्छे अंकुरण के लिए क्या करते हैं? 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का 30 से 35 किलोग्राम बीज की दर से उसे उपचारित कर देते हैं। इन सभी के बारे में अपन ने आज इस वीडियो में चर्चा की है। और इसकी फिर उसकी बुआई का समय, धान की बुआई 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। कल पढ़ेंगे अपन बुआई की विधियाँ, इसकी कौन कौन सी बुआई की विधियाँ हैं। आज की वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।